दुनिया की पॉलिटिक्स में ऑलमोस्ट हर कॉर्नर में अगर कोई एक वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है तो वो है डेमोक्रेसी। और अगर कोई एक कंट्री है जो अपने आप को उसका ब्रांड एम्बेसडर समझती है तो वो है अमेरिका। अगर वैसे देखा जाए तो अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है उसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है और इसी के चलते इन्हें लगता है कि इनके पास बाय डिफॉल्ट ये अधिकार है कि ये किसी भी देश की डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कई केसेस में ऐसा हुआ है कि यूएस ने बार बार इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर टॉन्ट्स मारे हैं। कभी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करते हैं, कभी इंडिया के माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हैं, तो कभी डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। इसलिए अब जरा इन्हें आईना दिखाते हैं कि इनकी डेमोक्रेसी ऑन पेपर भली ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी होगी, लेकिन ऑन ग्राउंड इनकी क्या रियलिटी है ये जरा डिकोड करते हैं। साल 2000 में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे और उसके लिए जॉर्ज बुश और एल गॉर इन दो कैंडिडेट्स के बीच बहुत टफ कंपटीशन चल रहा था। अब हुआ क्या कि अमेरिका में फ्लोरिडा नाम का एक स्टेट है और इसी स्टेट की वोट काउंटिंग पर यह डिसाइड होने वाला था कि यूएस का नेक्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश बनेंगे या फिर एल गॉर बनेंगे। लेकिन उस काउंटिंग में जॉर्ज बुश के पार्टी ने कुछ ऐसा किया कि जिसने उस साल के इलेक्शंस का पूरा रिजल्ट ही पलट कर रख दिया और जॉर्ज बुश यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। क्या हुआ था कि इस फ्लोरिडा स्टेट में अप्रॉक्स 60 लाख लोगों ने वोट किया था और जो मार्जिन था वो सिर्फ 537 वोट्स का था। यानी एल गॉर को अगर सिर्फ 537 वोट्स और मिलते तो वो उस साल यूएस के प्रेसिडेंट बन जाते। लेकिन यहाँ पर उनके साथ एक बहुत बड़ा गेम हो गया। देखो, उस टाइम यूएस में जो वोटिंग होती थी उसके लिए ऐसे पंच कार्ड बैलेट्स यूज किए जाते थे। इसमें बेसिकली जो वोटर होता था उसे कुछ इस तरह एक पेपर को पंच करके अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट देना पड़ता था। लेकिन हुआ क्या कि फ्लोरिडा में जो बैलेट मशीन थी वो पुरानी थी, उनका पेपर भी बहुत थिक था, इसलिए जो पंचेस होते थे वो ठीक से नहीं लगते थे और इसके चलते मशीन को लगता था कि वो पर्टिकुलर वोट इनकम्प्लीट है, इसलिए वो वोट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता था। अब ये कोइंसिडेंस था या क्या था पता नहीं, लेकिन फ्लोरिडा में ये जो फॉल्टी बैलेट्स मिले थे वो सबसे ज्यादा उन एरियाज में मिले जहां ब्लैक और लैटिनो वोटर्स ज्यादा थे और ये जो ब्लैक और लैटिनो वोटर्स थे उनके वोट्स को यूएस में हिस्टोरिकली सप्रेस किया जाता था। और सरप्राइजिंगली साल 2000 के उस इलेक्शन में इन्हीं वोटर्स के एरिया के जो बैलेट्स थे उनमें सबसे ज्यादा टेक्निकल एरर्स निकले। और यही नहीं, इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि फ्लोरिडा का जो इलेक्शन कमीशन था उन्होंने हजारों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए थे और उसका रीजन उन्होंने ये दिया था कि ये लोग फेलेंस हैं। फेलेंस का मीनिंग बेसिकली ये होता है कि अमेरिका में अगर किसी पर मर्डर, रेप ऐसे सीरियस क्रिमिनल केस होंगे तो वो लीगली वोट नहीं कर सकता है। और हुआ क्या कि फ्लोरिडा के इलेक्शन कमीशन ने ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई और उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड के एलिगेशंस लगाकर उन्हें वोट देने से रोका गया। लेकिन बाद में जब इस मैटर को क्रॉस वेरीफाई किया गया तो पता चला कि उनमें से 90% लोग बिल्कुल इनोसेंट थे, पर शुरू में हजारों ब्लैक वोटर्स को इलेक्शन से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन ये तो फिर भी बहुत नॉर्मल था, क्योंकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इस इलेक्शन में जॉर्ज बुश ने कुछ ऐसा किया था जिससे कि इस इलेक्शन को डेथ ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। See, as I already said कि फ्लोरिडा में अप्रॉक्स 60 लाख लोगों ने वोट किया था और एल गॉर सिर्फ 537 वोट्स के मार्जिन से पीछे थे। इसलिए एल गॉर ने क्या किया, वोट्स को रिकाउंट करने की डिमांड की। और जब भी किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत कम मार्जिन से कोई रिजल्ट आता है तो वोट्स को रिकाउंट करना मतलब एक बहुत ही बेसिक सी डिमांड होती है। लेकिन अमेरिका जो कि एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, वहां पर अचानक से एक प्लॉट ट्विस्ट आ गया। जॉर्ज बुश के जो क्लोज एसोसिएट्स थे उन्होंने कहा कि अगर वोट रिकाउंट करेंगे तो इससे क्योस क्रिएट हो जाएगा और इवन इससे सिस्टम भी अनस्टेबल हो सकता है। और इसके चलते ये जो केस था वो यूएस सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया और यहाँ से डेमोक्रेसी के नाम पर जो खेल हुआ उसे देखकर खुद डेमोक्रेसी भी शर्म के मारे झुक जाएगी। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि 9 जजेस का एक पैनल बनाया जिनमें से 5 जजेस कंजर्वेटिव यानी रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करने वाले थे और बाकी के जो 4 जजेस थे वो लिबरल यानी कि डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते थे। और अब ये 9 जजेस मिलकर डिसाइड करने वाले थे कि यूएस का अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और उसमें भी ये सब जजेस एज आई सेड कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की तरफ लीन थे, इसलिए ऑब्वियसली इस इलेक्शन के रिकाउंटिंग को लेकर जो जजमेंट आने वाला था वो 100% पॉलिटिकली बायस्ड होने वाला था और एक्चुअल में वही हुआ। इनमें से 5 जजेस ने कहा कि रिकाउंट होना ही नहीं चाहिए और 4 जजेस ने कहा कि रिकाउंट होना चाहिए। यानी 10 करोड़ लोग जिन्होंने इस इलेक्शन में वोट किए थे अपने फेवरेट कैंडिडेट को चुनने के लिए, वो अब इन 5 जजेस के हाथ में आ गया था कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और इस सब के बीच एक जज थे एंटोनिन स्कालिया नाम के, जो कि इन्हीं 9 जजेस में से एक थे। उन्होंने पता है क्या जस्टिफिकेशन दिया? ही लिटरली सेड कि अगर हम वोट रिकाउंटिंग करेंगे तो इससे बुश की लेजिटिमेसी को नुकसान हो सकता है। मतलब अगर सच सामने आ गया तो प्रेसिडेंट की इमेज खराब हो सकती है।
इसलिए सच को सामने आने ही मत दो। और इसके बाद दिसंबर 2000 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो वोट रिकाउंटिंग थी उसे ऑफिशियली स्टॉप करवा दिया और फाइनली इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए कि जॉर्ज बुश वो इलेक्शन जीत गए। और पता है इस सब में एक और ट्विस्ट था। फ्लोरिडा के जो गवर्नर थे उनका नाम था जेब बुश, जो कि जॉर्ज बुश के ही सगे भाई थे। और यहाँ तक कि इलेक्शन कंडक्ट करने वाली जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी कैथरीन हैरिस, वो ऑलरेडी बुश के कैंपेन में काम कर रही थी। मतलब अंपायर भी अपना, पिच भी अपनी और मैच भी अपना। इसीलिए इस इलेक्शन को लेकर कहा जाता है कि साल 2000 में अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिलेक्ट हुआ। और एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए इससे ज्यादा अनफेयर और क्या ही हो सकता है। और उसमें भी ये लोग मुंह उठाकर बोलते हैं कि ये इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से हुआ था। और ये तो फिर भी 25 साल पुराना इंसिडेंट है, लेकिन आज भी अमेरिका में जेरीमैंडरिंग नाम से एक कॉन्सेप्ट चलता है, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि कम से कम अमेरिका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर बात ना करे तो ही बेहतर है। अब पहले जरा ये समझते हैं कि ये जेरीमैंडरिंग आखिर होता क्या है। देखो, किसी भी इलेक्शन में चीट करने के मेजरली ये दो तरीके होते हैं, लीगल चीटिंग और इलीगल चीटिंग। जो इलीगल चीटिंग होती है उसमें ये लोग बैलेट बॉक्स को कंट्रोल करते हैं, बूथ पर जाकर वोटर्स को पैसा देके उन्हें मैनिपुलेट करते हैं या फिर वोट काउंटिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कि ये इलीगल है, इसलिए इसमें पकड़े जाने पर आप पर मुकदमा भी चल सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए जो सेकंड टाइप ऑफ चीटिंग है दैट इज लीगल चीटिंग। इसमें क्या होता है कि ये लोग सिस्टम को ऐसे डिजाइन करते हैं कि चोरी भी हो जाए और उस पर लॉ कोई एक्शन भी ना ले पाए। और अमेरिका के केस में लीगल चीटिंग, जिसको हम लूप होल कहते हैं, वो है जेरीमैंडरिंग। इसमें बिना एक गोली चलाए, बिना कोई बैलेट बॉक्स को चोरी किए, ये लोग इलेक्शंस को बहुत ही स्मार्टली और लीगली मैनिपुलेट करते हैं।